हेलो एवरीवन। इस संडे 26 फेब को आई गेस आपका मॉक टेस्ट था। नमन सर ने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया था आपके लिए एंड आप सबने उसको दिया होगा। तो पहली बात तो आपको कैसा लगा वो टेस्ट, उसमें आपके कितने नंबर थे, कैसा वो गया है, उसको प्लीज आप लोग एनालाइज कीजिएगा कि टेस्ट कैसा था। आपको आगे टेस्ट देने की जरूरत है तो प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज फंडामेंटल टू क्लियरिंग द प्रीलिम्स। बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए आप प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि फाइनल टेस्ट में या फाइनल मैच में आप जाके सीधी सेंचुरी मारो। आपको पहले प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि सारे टेस्ट आप टाइमली देते रहें, उसका इवेल्युएशन करते रहें, आंसर का इवेल्युएशन करते रहें। तो ये जो आपका फ्री मॉक टेस्ट था संडे को 26 फेब को, उसको थोड़ा हम इकोलॉजी साइंस एंड टेक सेक्शन को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनके कौन से क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स क्या क्या। जनरली एनसीईआरटी लेवल का ये टेस्ट था, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीजें थी नहीं, है ना, नॉर्मल बेसिक लेवल टेस्ट था। तो इसमें आइए हम शुरू करते हैं। इकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और थोड़ा मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा है, पहला क्वेश्चन आप इकोलॉजी का देखते हैं। पहले क्वेश्चन से लगते हैं हम, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, है ना। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। देखो, फादर ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का वो होता है जिसने उसमें कोई रिमार्केबल अचीवमेंट दी हो। तो ये एनसीईआरटी 12th क्लास के जो लास्ट के 4 चैप्टर आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड है, उसमें एक फोटो दी हुई है किसी बंदे की चैप्टर से पहले, फर्स्ट चैप्टर से पहले, और उसमें साफ साफ उनका जिक्र है, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिलेबस, है ना। फिर एक करंट अफेयर्स का, फिर एक सॉरी करंट अफेयर्स का एक सवाल था। इससे अगला जो सवाल था करंट अफेयर्स का, कि लास्ट ईयर मैनी बर्ड्स डाइड एट सांबर लेक ड्यू टू, है ना। मैनी बर्ड्स डाई एट सांबर लेक ड्यू टू, ये बहुत न्यूज थी पिछले साल की। सांबर लेक पे कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी मर चुके थे और कई नेटिव बर्ड्स की भी डेथ हुई थी। तो ये न्यूज में बहुत था, अखबारों में आता था किस इन्फेक्शन से ये हुआ है। तो ये इन्फेक्शन हमारा क्या था, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया से होता है, बोटुलिज्म। इसको आप देख सकते हैं कि ये कॉज होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो नेक वगैरह है बर्ड्स की, वो एकदम टिल्टेड हो जाती है, टोर्टिकोलिस उसको कहते हैं। तो ये पॉइजनस डिजीज है, टॉक्सिन रिलीज होते हैं, उससे क्या होता है, बर्ड की डेथ हो जाती है ना। इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रोनिक है तो धीरे धीरे, बट ये जनरली एक्यूट होता है। तो कई बर्ड्स हमें सांबर लेक पे डेड मिली थी। तो ये इन्फेक्शन कौन सा था, बोटुलिज्म का था, और पॉजिटिव एजेंट इसका है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइन, है ना। फिर एक जनरल कंसेप्ट से क्वेश्चन था कि व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखो, माइग्रेशन के बहुत कारण होते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, हम कहीं माइग्रेट करते हैं, तो उसका बहुत सा कारण होता है ना। माइग्रेट का एक मतलब होता है कि आप लंबे समय तक जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पार्क में 5 मिनट घूमने गए हो तो उसको माइग्रेशन कह दोगे, है ना, कि हाँ भाई चलो आज पार्क में चलते हैं या सुखना लेक पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं और वो आपका माइग्रेशन हो जाए। नहीं नहीं, माइग्रेशन होता है किसी लंबे समय तक जाना और किसी ठोस वजह से जाना, है ना। कि यहाँ से बच्चे जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, या तो हायर स्टडीज के लिए या जॉब्स के लिए, तो उसका एक कारण है और वो थोड़ा लंबे समय तक होता है। तो माइग्रेशन इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसके रीजन क्या है, हमें पहले तो करेक्ट देखना है कि हमें इसमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्यों ये दे लव टू रोम अराउंड, है ना। देखो, जैसा मैंने कहा, पार्क में जाना इज नॉट माइग्रेशन। रोम, अगर उन्हें घूमना फिरना पसंद है तो घूमते फिरते वो इधर उधर थोड़ी दूर की जगह पे चले जाएंगे, बट वहां काफी देर तक रहेंगे नहीं, वापस घर आ जाते हैं ना। तो ये तो आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी है, एक शौक हो सकता है कि जानवर इधर उधर घूमता है खाली टाइम में। ठोस रीजन इसके होते हैं, एक तो सर्च ऑफ फूड में जाता है। सर्च ऑफ फूड कैसे, एक जगह पे वो खा रहा है, लगातार खा रहा है चीजें, है ना। तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है और वो क्या होता है, खाना जो है स्कार्स होता चला जाता है, खाना खत्म होने लग जाता है।
तो उसको कोप अप करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको खाना मिल जाए। फिर मेटिंग पार्टनर्स की सर्च के लिए भी वो माइग्रेट करते हैं कि किसी जगह पे फीमेल पॉपुलेशन बहुत ही कम है और मेल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा, तो मेल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती रिप्रोडक्शन करने की, तो वो मेटिंग पार्टनर्स को सर्च करते करते किसी और जगह पे माइग्रेट कर जाता है। तीसरा, टू अवॉइड हार्श क्लाइमेट, ये हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के केस में देखा है। माइग्रेटरी बर्ड्स हर विंटर में, जैसे आपने देखा सांबर लेक पे, चिल्का लेक पे, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से आती हुई हमें देखते हैं, क्योंकि ठंड में साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो बर्ड्स अपने आप को कोप अप करने के लिए कहाँ आ जाती हैं, साउथ की तरफ, इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल रीजन में आ जाती है ना। तो ये तीन हमारे रीजन है, ये तीन हमारे रीजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आता है कि अंडर विच इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल अदर इज अनअफेक्टेड, है ना। देखो स्पीसीज इंटरेक्शन कई तरह के होते हैं, जिसमें ये हम देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज हार्म होती है, कौन सी बेनिफिट होती है। तो प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में वन स्पीसीज हार्म्ड, वन हार्म्ड वन बेनिफिट, वन हार्म्ड वन बेनिफिट। जैसे कि डियर और लायन का केस ले लेते हैं, डियर और लायन का, लायन प्रीडेट्स ऑन डियर, तो लायन को क्या मिल गया, खाना, अल्टीमेटली लायन को क्या हुआ, बेनिफिट। बट डियर ने अपनी जान गंवा दी, तो डियर को क्या हो गया, लॉस। तो एक का हार्म हुआ है, एक का बेनिफिट हुआ है, तो वो क्या है, प्रीडेशन। अमेंसेलिज्म में वन हार्म होता है और वन अनअफेक्टेड, वन अनअफेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या है, एक को हार्म होगा, एक अनअफेक्टेड होगा। जैसे कि आपने देखा होगा चींटियों का घर होता है ना, जमीन पे, धरती पे, आपने चलते चलते पार्क वगैरह में देखा होगा, चींटियों का अपना घर होता है, तो उसमें कई शैतान बच्चे, कोई भी बच्चा हो सकता है, उस पर पैर मार के चला जाए, पैर मार के चला जाए, तो क्या हो गया, उनका घर जो है टूट गया। तो उनका घर टूट गया, तो वो क्या हो गया, उनको नुकसान, उनका हार्म हो गया। बट उस बच्चे को, जिसने वो पैर मारा है, जिसने उस पर पैर रख दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना चला गया। तो वो क्या है, मेंसलिज्म। और तो इसमें पूछे वन स्पीसीज हार्म्ड व्हाइल अदर अनअफेक्टेड, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, अमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में होता है, कमेंसलिज्म में होता है वन बेनिफिट, वन बेनिफिट, वन अनअफेक्टेड। इसमें एक बेनिफिट होता है और एक अनअफेक्टेड होता है। जैसे कई बार कोई बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की स्पीसीज होती है, वो भैंस गाय के शरीर पे बैठ के, भैंस गाय चलती है तो उन पे बैठी रहती है, तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी बचती है बर्ड की, और थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे कवर कर लेती है, भैंस के शरीर पे बैठ के। बट भैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठा है, कुछ हार्म नहीं कर रहा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंसलिज्म जाता है। म्यूचुअलिज्म में बोथ बेनिफिट, म्यूचुअलिज्म में बोथ बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट होता है। जैसे माइकोराइजा और क्रोप्स का जो रिलेशन होता है ना, माइकोराइजा और क्रोप्स का जो रिलेशन होता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फंगस होते हैं ना, वो रूट्स में होते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट, ताकि नाइट्रोजन यूज कर सके, और उसको क्या मिल जाता है, उसको प्लांट्स में शेल्टर मिल जाता है। तो क्या हो गया, दोनों का बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के जो लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी के मैंने बताया, उन्हीं से ये क्वेश्चन है, और उनमें ये सारी एक्सप्लेन की हुई है। अब इकोसिस्टम इज रेफर्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन, अब इकोसिस्टम को किसका इंटरेक्शन कहा जाता है ना, इकोसिस्टम को हम कहते हैं इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन अ फिजिकल सिस्टम, है ना। वहां पे आपका कोई लिविंग पॉपुलेशन है, आप हो, आप भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपका घर नॉन लिविंग है, आपके अप्लायंसेज, आपकी गाड़ी नॉन लिविंग है, फिर भी आप उनके साथ क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे ये हमारे थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए ना, वो 5 ही हुए हैं इन्वायरमेंट के, आगे और भी आएंगे, ये हमारे आ गए पॉलिटी के क्वेश्चन। तो अब इसमें है कि फ्रॉम हाउ मैनी स्टेट्स डज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपका कितने स्टेट से पास होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन जाती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, है ना, इससे पास होती है, और ये कितने स्टेट से पास होती है, 5 स्टेट,
5 स्टेट से पास होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको मैप भी दिखा देता हूँ, मैप से हम इसको समझ जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। अब कितने स्टेट से ये पास हो रहा है, देखो एक तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से तो ये पास होता ही है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, बट मध्य प्रदेश की बाउंड्री से लगते हुए ये पास होता है ना, मध्य प्रदेश की बाउंड्री यहाँ पे लगती है और उससे भी ये टच होके निकलता है। फिर ये कहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। तीसरा स्टेट हमारा हो गया छत्तीसगढ़ से। चौथा स्टेट हमारा हो गया उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा, और ये वाला हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। तो देखो 5 स्टेट से होकर स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है, 5 स्टेट से होकर आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है, जो कि एमपी यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट आर द क्रेवास। ये आपका डायरेक्ट 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की जो एनसीईआरटी है वहां से लिखा हुआ है। करेवा सीधी सीधी क्या है, करेवा सोइल का टाइप है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे सोइल कवर होती है स्नो से। तो स्नो से जो नीचे की मौजूद होती है या सैंड डिपॉजिट होते हैं, उनको क्रेवास कहा जाता है। ये क्या होते हैं, सेफरन कल्टीवेशन या जाफरान उसको लोकल वैरायटी में कहा जाता है, या केसर भी आप कह सकते हैं, उसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या होती है, इट इज थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले, ग्लेशियल क्ले की डिपॉजिट है, और ये किस वैरायटी के लिए, जाफरान या सैफरन की वैरायटी के लिए बहुत यूजफुल होती है। और कहाँ पे मिलती है हमें, जे एंड के वहां बहुत बर्फ होती है, तो ग्लेशियल क्ले हमें डिपॉजिट्स वहां पे मिलते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय बुग्याल्स। बुग्याल, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो लोग वहां पे नीचे की तरफ आ जाते हैं ताकि कम ठंड लगे, नीचे की तरफ आ जाते हैं ताकि कम ठंड लगे, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बाद में नीचे आगे, बट जब समर आती है, जब समर आती है, समर के टाइम पे क्या होता है, माउंटेनियस रीजन की जो स्नो है वो पिघलने लग जाती है, और जो ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं वो माउंटेन के हाइयर रीजन पे मिलते हैं। तो जो नोमैटिक हर्डर्स हैं या ग्रेजर्स हैं, जिनको अपने जानवर चरवाने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समर में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे ग्रासलैंड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां पे चरवाने चले जाते हैं अपने उनको। तो ये बुग्याल्स क्या है, ये समर ग्रासलैंड्स हैं, समर ग्रासलैंड्स हैं, जो कि हाईयर रीचेज ऑफ माउंटेन, जब बर्फ पिघल जाती है जब ये रिजल्ट करते हैं, तो ये क्या है, समर ग्रासलैंड्स इन हाईयर रीचेज ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो ये बुग्याल्स है, डायरेक्ट डायरेक्ट टर्म्स है, ये सीधा एनसीईआरटी से पेपर बनाया गया है ताकि बेसिक पेपर हो आपका, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर से ये इकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, फिर से इकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, पिरामिड्स को रिलेटेड, है ना। पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स क्या होते हैं, वो नंबर मास एनर्जी को शो करते हैं कि इकोसिस्टम में कैसे वेरी करती है लेवल से लेवल, है ना। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर होता है कि लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे नंबर कितना है स्पीसीज का, और हाईएस्ट पे नंबर कितना है ना। तो अगर ये अपराइट है, अगर ये अपराइट है, तो मतलब लोअर लेवल पे स्पीसीज का नंबर ज्यादा है, हाइयर पे कम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये पिरामिड आपका इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड क्यों हो जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे ट्री है, ट्री एक है, उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं, है ना, बर्ड्स ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा 10 मान लो बर्ड्स हैं, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं, हर एक बर्ड पे 10 10 15 15 पैरासाइट होंगे, तो उनका नंबर और बढ़ जाएगा। तो फॉरेस्ट में क्या होगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ज्यादा हो जाएगा। पिरामिड ऑफ मास भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड किस केस में होता है, ओशन के केस में, क्योंकि ओशन के केस में हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमें क्या मिलते हैं, वेल और शार्क जैसे ऑर्गेनिज्म। तो इनका बायोमास इतना है कि ये लोअर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, भले ही नंबर में ज्यादा, बट बायोमास में क्या करते हैं, उनको पछाड़ देते हैं। तो इन्वर्टेड हमें कहाँ मिलेगा, ओशन के अंदर। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है,
क्योंकि एनर्जी हमेशा आपकी लोअर लेवल से हायर लेवल पे फ्लो करेगी, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, अपर लेवल से कभी लोअर लेवल पे आपकी फ्लो नहीं कर सकती एनर्जी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर विच इज नॉट पार्ट ऑफ XC2 कंजर्वेशन, है ना, विच इज नॉट पार्ट ऑफ XC2। एक टर्म होती है आपकी इन सीटू, एक टर्म होती है आपकी XC2। इन सीटू का मतलब होता है इन प्लेस, इन प्लेस। अगर आप कंजर्वेशन कहाँ कर रहे हो, इन प्लेस, जहां पे जानवर का नेचुरल हैबिटेट है उसी को अगर आप कंजर्व कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे हम, इन सीटू कंजर्वेशन। उसी जगह पे जानवर को कहीं मूव नहीं किया आपने। बट XC2 क्या होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट से अगर जानवर को निकालते हो आप तो उसको XC2 कहा जाता है। जैसे कि सीमन बैंक्स में हम उनका सीमन स्टोर करते हैं, जानवर की कंजर्वेशन नहीं की हमने, सिर्फ उसके जीनोम की कंजर्वेशन की है, स्पर्म की कंजर्वेशन की है। तो ये क्या होता है, XC2, है ना। ये जूलॉजिकल पार्क में भी जानवर को लाया जाता है, बोटेनिकल गार्डन में भी, सीमन बैंक भी, ये सारे क्या है, XC2, XC2। बट नेशनल पार्क आपका क्या है, इन सीटू, मतलब नेशनल पार्क उसकी नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, वहां से आप जानवर को कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो जाती है। तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, इसका आंसर आपका जाएगा डी। ये वाला क्वेश्चन 27 हमारा मिस हो गया। इसमें क्या है, इसमें आपकी स्टेटमेंट दी हुई है इकोलॉजी को लेके। पहली स्टेटमेंट है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, gross primary productivity is rate of production of organic matter during photosynthesis। बिल्कुल सही बात है, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जितनी टोटल एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से उसको क्या कहते हैं, ग्रोस, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर कर रहे हैं उसको। फिर दूसरा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP माइनस रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है, जो आपने ग्रोस प्रोडक्टिविटी बनाई है प्लांट्स में वो अपना मेटाबॉलिज्म में भी इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ एनर्जी क्या है उनकी इन चीजों में चली जाती है, और बची कुछ एनर्जी कहाँ जाती है, हायर ट्रॉपिक लेवल में। तो हायर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी जाती है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी, मतलब कुछ प्लांट्स ने कंज्यूम कर ली और कुछ आगे भेज दी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाएंगी और आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। फिर ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी ये मैंने वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो यूट्यूब पे सर ने डाल रखे हैं उनमें से क्वेश्चन बनाया ताकि हर बच्चे को पता हो, क्योंकि हर बच्चे ने शायद वो देखी होगी, है ना। क्लास हर कोई नहीं लगाता, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो मैक्सिमम बच्चों ने देखी होंगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे ये सवाल पूछा गया, इट डील्स विद बिल्डिंग थिंग्स एट स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा मैंने नैनो में कहा था, नैनो बहुत छोटे स्केल पे होता है, एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं चीजें। तो बिल्कुल सही बात है, डील्स विद स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, कंसर्न विद डिवाइस रेंजिंग फ्रॉम 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इट इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, लेस देन 100 नैनोमीटर का जितना भी स्केल होता है वो हम नैनो टेक्नोलॉजी में काउंट करते हैं, 1000 नैनोमीटर तक नहीं काउंट करते। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है विच कैन फॉलोइंग बी डन बाय नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है, कैन, कैन से मैंने अपनी क्लास में बताया कि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैन आता है तो वो पॉसिबिलिटी पूछता है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछता है क्या क्या हो सकता है। और टेक्नोलॉजी में देखो आज चीज नहीं हुई है, हो सकता है कल हो जाए, है ना। तो हमें सिर्फ यहाँ इतना देखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में कर सकती है या नहीं कर सकती। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ आर्टीरियल ब्लॉकेज, बिल्कुल ठीक बात है, आर्टरी का साइज बहुत स्मॉल होता है ना, साइज बहुत स्मॉल होता है, तो वहां पे कोई भी ब्लॉकेज है तो हम नैनो रोबोट्स की मदद से उसको आर्टरी में भेज के उस ब्लॉकेज को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी से। फिर आता है स्टडी ऑफ ब्लड सेल। स्टडी ऑफ ब्लड सेल मैंने नैनो टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी बताई थी, ऑप्टिकल ट्वीजर, आपके क्वेश्चन भी डाला था। तो ऑप्टिकल ट्वीजर में हम क्या करते हैं, दो लेजर सोर्स के बीच में एक, दो लेजर सोर्स के बीच में आप आरबीसी को रख के इमेजिन कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो आरबीसी को, फिर उसको इमेजिन कर सकते हो। तो बिल्कुल हम स्टडी ऑफ ब्लड सेल भी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि ब्लड सेल का साइज भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। डिजीज डायग्नोसिस,
डिजीज डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं। देखो कोई लीवर के सेल में कोई दिक्कत हो रही है तो बाहर से आप सिर्फ सिम्टम से पता लगा सकते हैं, एंडोस्कोपी से आप बाहर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं लीवर का, बट सेल में एक्चुअल में क्या दिक्कत चल रही है वो आप नैनो रोबोट की मदद से या नैनो सेंसर्स की मदद से आराम से पता लगा सकते हो उसका शरीर के अंदर भेज के। फिर मॉनिटर द इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर बाय प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने नैनो सेंसर्स का कंसेप्ट देखा था कि नैनो सेंसर हम प्लांट्स में इंस्टॉल कर लें तो वो क्या मॉनिटर करता रहेगा, उसकी फर्टिलाइजर टेकिंग कैपेसिटी। जैसे हम मॉनिटर करते हैं अपना खाना की कितनी रोटी खाई कितने चावल खाए, वैसे ही नैनो सेंसर प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्लांट ने कितना फर्टिलाइजर लिया है। और एक होता है फिर रिजोल्व हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, है ना। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी में हमने नैनो फिल्टर्स की बात की थी। नैनो फिल्टर्स की देखो हैवी मेटल का साइज ज्यादा होता है नैनो मटेरियल से, तो नैनो फिल्टर्स उसको आराम से फिल्टर कर सकते हैं बजाय कि कन्वेंशनल फिल्टर। कन्वेंशनल फिल्टर का साइज बहुत ज्यादा होता है तो उसमें से हैवी मेटल आराम से लीच आउट कर सकता है, बट नैनो फिल्टर्स का साइज स्मॉल होता है तो वो आराम से उसको रोक सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हाँ जी, अब फिर से साइंस के एक क्वेश्चन आगे, ऑप्टिकल ट्वीजर। ऑप्टिकल ट्वीजर जैसे कि मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी में बताया था, दो लेजर सोर्स हैं हमारे, यहाँ से लेजर आ रही है, यहाँ से लेजर आ रही है, और यहाँ पे बीच में एक सेल है। उस सेल को हमने स्टेबलाइज कर दिया, ये सेल हिलेगा नहीं और इसको हमें हाथ से छूने की जरूरत भी नहीं है, और हम क्या करेंगे माइक्रोस्कोप से इसको आराम से इमेजिन कर सकते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसको 2018 में नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था इस टेक्नोलॉजी को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्यूब की तरह ही होते हैं, बस क्या होते हैं ये वन एटम थिक, वन एटम थिक होते हैं ना। कार्बन के एटम्स इसमें ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं पर होते वन एटम थिक है ना, एक से ज्यादा एटम की थिकनेस इनमें नहीं होती। अब आप देखो इसका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इट कैन एक्ट एज कैरियर। यहाँ पे आप ड्रग भी डाल सकते हो, है ना, ड्रग भी डाल सकते हो, तो ये ऑब्वियसली कैरियर ऑफ ड्रग एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी का काम कर सकता है। कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। देखो ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर भी साइलेंड्रिकल होता है, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर साइलेंड्रिकल होता है, तो ऑब्वियसली नैनो ट्यूब भी एक साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वो आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी का काम कर सकते हैं। स्टेंट आपने देखा है, स्टेंट ज्यादा थिकनेस का होता है, बट कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है वन एटम थिक की, तो वो उसका काम आराम से कर सकती है। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, बिल्कुल बायोकेमिकल सेंसर्स में काम, जैसे हमने नैनो सेंसर की बात की थी उसमें फर्टिलाइजर मॉनिटर करने में, तो ये बायोकेमिकल सेंसर्स का काम कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन में आप इनको डाल सकते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से डोप करके, है ना। कोई ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं जिनको डोप करके आप शरीर के अंदर भेज सकते हैं और उनसे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अंदर की क्या एक्टिविटी उससे चल रही है ना, कंप्यूटर के ऊपर आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बायोकेमिकल सेंसर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। फिर आता है आर दिस बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल। देखो प्लास्टिक भी कार्बन से बना पॉलीमर है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट कार्बन नैनो ट्यूब्स का रिसेंटली में डिस्कवरी हुई है कि सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया और एंजाइम्स, एंजाइम्स इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं डिग्रेड, इसको कर सकते हैं डिग्रेड। तो जब डिग्रेड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दे आर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, है ना। ये 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, या प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, आई थिंक 2020 का था, 2019 का था, शायद 2019 का था। तो इसमें क्या स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर आता है आपका विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन इन्वेंशन। मैंने पेटेंट पूलिंग में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं जो आपके दिमाग से की गई चीज है ना, जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी से, आपके इंटेलिजेंस से की हुई चीजें हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती हैं। उसमें कई तरह के होते हैं, कॉपीराइट होता है, जैसे कॉपीराइट किसको प्रोटेक्ट करता है,
लिटरेरी वर्क को, लिटरेरी वर्क को, कोई भी आपने नोवेल लिखा है, नोवेल लिखा है ना, एस्से लिखा है, किसी भी चीज को, तो लिटरेरी वर्क को कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट। ट्रेडमार्क होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना, किसी भी कंपनी का आपने जैसे नाइकी का देखा होगा, नाइकी का ऐसे टिक होता है, तो वो उसका क्या है? ट्रेडमार्क डिजाइन है ना, उस पे को उसका प्रोटेक्शन है, उस साइन को कोई और यूज नहीं कर सकता, वो उसका ट्रेडमार्क है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी होते हैं। और एक ट्रेडमार्क आपने देखा है, छोटा सा टीएम लिखा होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो क्या है? उसका ट्रेडमार्क है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि टी, टी, दार्जिलिंग टी है ना, दार्जिलिंग टी हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था, तो 10 साल के लिए इसकी प्रोटेक्शन होती है कि दार्जिलिंग टी को उसके नाम से कोई और नहीं बेच सकता, पायरेसी नहीं कर सकता। फिर हमारा आता है इन्वेंशन, इन्वेंशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट। इन्वेंशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो पेटेंट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी साइंस की क्लास में जब मैं आईपीआर कराऊंगा तो उसमें ये चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी चीज किसको प्रोटेक्ट करती है और कितने साल के लिए करती है। फिर 50th आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये पेटेंट पूल को लेके, जैसे पेटेंट पूल पे मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें करेक्ट आपको पहचानना है। पेटेंट पूल इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेवरल इनोवेशन कंट्रोल्ड बाय यूएसएफडीए। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो यूएसएफडीए नहीं है वो, कोई भी सेंट्रल एजेंसी उसको कंट्रोल कर सकती है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी उसको कंट्रोल कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है ना, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। फिर पेटेंट इन पूल्स आर रेडिली मेड अवेलेबल फॉर लाइसेंसेस, बिल्कुल सही बात है। पेटेंट पूल का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जिस भी कंट्री को सप्लाई चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो उसको किसी के पेटेंट्स की तरफ देखना ना पड़े, वो सेंट्रल एजेंसी से बात कर सकता है, और सेंट्रल एजेंसी को लगता है कि इमरजेंसी है, जरूरत है, तो वो उसको आराम से लाइसेंस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, वैक्सीनेशन बनाने की इजाजत सबको दे दी गई। COVID vaccines have been developed in patent pool under COVID-19 technology access pool initiated by WHO। बिल्कुल सही बात है, कोविड में सबको पता है पेंडेमिक है ना, सब पूरे दुनिया में ये हो रहा है, तो WHO ने क्या किया? एक फैसिलिटी बनाई, COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। यहाँ पे सब अपने जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह भेजेंगे, वैक्सीन तैयार करने के नए नए तरीके बनाएंगे, और जिसकी भी वैक्सीन तैयार हो जाएगी उसका लाइसेंस कौन देगा? WHO है ना। इंडिया को कोई वैक्सीन बनानी है तो उसे किससे लाइसेंस लेना? WHO से। यूके ने वैक्सीन बनाई है, जरूरी नहीं कि यूके के पास आपको जाना पड़े लाइसेंस लेने के लिए, आप WHO से ले सकते हो। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पेटेंट पूलिंग, पेटेंट पूलिंग। तो अब ये सीधा पूछा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पेटेंट पूलिंग, है ना, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पेटेंट पूलिंग, तो इसमें हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना, करेक्ट बताना है ना। तो जैसा मैंने कहा, इंक्रीज द मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चर को इंक्रीज करने के लिए पेटेंट की कंपनी से हटके आपको सेंट्रल एजेंसी से क्या करना पड़ेगा? कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हर कंट्री ले लेगा लाइसेंस, तो क्या हो जाएगी? मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। फिर टू मेक वैक्सीन एंड मेडिसिन अवेलेबल फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए क्या इंक्रीज हो जाएगी? उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, जैसा कोविड वैक्सीन में हुआ। टू टैकल द पेंडेमिक, बिल्कुल कोविड में हमने क्या किया? WHO ने एजेंसी बनाई ताकि हम कोविड को जल्दी से जल्दी डील कर सके पेटेंट पूलिंग के थ्रू। तीसरा ऑप्शन है टू डिनाई फार्मा कंपनीज ऑफ देयर पेटेंट राइट्स। देखो, पेटेंट राइट्स में एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलते हैं, जीन पूल में उनके बेनिफिट कम हो जाते हैं, बट डिनाई नहीं करते, मना नहीं किए जाते। लेस प्रॉफिट होता है, लेस प्रॉफिट बट नॉट डिनाई, डिनाई नहीं करते, प्रॉफिट कम हो जाता है बट प्रॉफिट मिलता है हर कंपनी को, जिसने भी पेटेंट अगर लिया है, पेटेंट के लिए अप्लाई किया, उसने वैक्सीन तैयार किया, तो कोई ना कोई बेनिफिट उसको, थोड़ी बहुत रॉयल्टी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाता है? थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और आंसर 1 to 4। अब विच एशियन कंट्री हैज लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी ट्रेड, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जापान है। एशियन कंट्री जापान ने लीगलाइज कर रखी क्रिप्टो करेंसी। इंडिया भी बिल ला रहा है इसको बैन करने के लिए, इंडिया बिल ला रहा है। चाइना ऑलरेडी बैन कर चुका है, ऑलरेडी बैन कर चुका है। नेपाल का अभी तक हमें स्टैंड अनक्लियर है।
स्टैंड अभी नेपाल का पता नहीं है ना। तो जापान ने इसको क्या किया है, लीगलाइज, जापान ने इसको किया लीगलाइज। फिर अब एक क्रिप्टो करेंसी पे सवाल आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी पे कि क्रिप्टो करेंसी इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट अवेलेबल टू पीपल। आपने क्रिप्टो करेंसी की वीडियो देखी हो तो इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। हर कंट्री का कंसर्न क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बैंक्स के थ्रू या सेंट्रल एजेंसी के थ्रू होके नहीं जाती, किसी की भी ट्रेसेबिलिटी इस करेंसी के ऊपर नहीं है, तो इसलिए सबको दिक्कत है कि भाई ये काम में नहीं आ सकती। तो ये डिसेंट्रलाइज है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहीं पे गलत हो जाती है। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन पब्लिक लेजर, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक लेजर पे जो जो भी पार्टिसिपेंट है क्रिप्टो करेंसी का, जिसके पास भी जो भी उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, उन सब का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में आपको मिलेगा। हर ट्रांजेक्शन आपको पब्लिक लेजर में मिलेगी, जो भी पार्टिसिपेंट है वो उसको देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, सही। दे हैव हाई रिस्क ऑफ हैकिंग, हाई रिस्क ऑफ हैकिंग नहीं है, कोई भी बाहर से इसको मॉनिटर नहीं कर सकता। जैसे कह रहे हैं सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं मॉनिटर कर सकती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैक करना, और इसलिए ये टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, बी, लो रिस्क है इसका, लो रिस्क, लो रिस्क। अब आता है व्हाट आर पोटेंशियल यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पोटेंशियल यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, पोटेंशियल यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग सिस्टम में जैसा कहा कि पब्लिक लेजर में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो बैंकिंग सिस्टम की ट्रांजैक्शन क्या है, ब्लॉकचेन के थ्रू हर ट्रांजैक्शन हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और वो हैक भी नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन आएगा इसका बैंकिंग सिस्टम में। कीप एन अकाउंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, देखो कहीं भी रिकॉर्ड रखना है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है, लैंड का रिकॉर्ड रखना है, तो ऑब्वियसली हर चीज में हम ब्लॉकचेन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड इन स्कूल, बिल्कुल रिकॉर्ड रखने की बात है, हम यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में पहले क्वेश्चन में हमने देखा क्रिप्टो करेंसी किस पे काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो ये भी सही है। और ये है हेल्प इन करप्शन रिडक्शन, इसमें आदमी को डाउट हो सकता है कि करप्शन रिडक्शन कैसे करेगा। तो आप एक बात देखो, बैंकिंग सिस्टम के जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, लैंड के ये रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, सारे रिकॉर्ड लैंड के हमें इसमें पब्लिक लेजर में मिल जाएंगे, ब्लॉकचेन में मिल जाएंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड मिल जाएंगे, हर रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई फील्ड है उसके भी रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, करप्शन रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, करप्शन कम कर देगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना, सब ठीक है इसमें। अब ये थोड़ा मैप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि ग्लासगो जहाँ पे कोप 26 होने वाली थी, अब तो पोस्टपोन हो गई, 2020 में होने वाली थी, बट अब क्या हो गई है, पोस्टपोन, पोस्टपोन हो गई है। और ये कहाँ पे है सिटी, ये है स्कॉटलैंड के अंदर, ये सिटी कहाँ है हमारा, स्कॉटलैंड के अंदर, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, जो कि पार्ट है ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। अब हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की कई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आपको हेडक्वार्टर याद होने चाहिए। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है हमारा, रोम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ जाता है प्री के अंदर कभी कभी, तो सबके हेडक्वार्टर आपको ध्यान में होने चाहिए। कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्च किया हमारे इंडिया ने। कि डिजास्टर होते हैं, अकर होते हैं ना, कोस्टल कंट्रीज हैं जो, या ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, सब ट्रॉपिकल, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे डिजास्टर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि हम एक कोएलिशन बनाए जहाँ पे डिजास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर से, नई टेक्नोलॉजी से। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, और इसका यूके को पार्टनर है, यूके इसका क्या है, को पार्टनर है ना। तो ये इंडिया ने लॉन्च किया था, और सीडीआर, और इंडिया ने इसके अलावा क्या लॉन्च किया हुआ है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। दो एजेंसी इंटरनेशनल ऐसी हैं जो इंडिया ने लॉन्च की है। व्हाट डज ओसाका ट्रैक रेफर टू, अब ओसाका ट्रैक किस रेफरेंस में आया था, G20 की मीटिंग, G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें ओसाका ट्रैक का जिक्र आया था। ओसाका ट्रैक में क्या कहा गया था, ओसाका, ओसाका सिटी है कहाँ पे, जापान में,
जापान में। यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी कि ओसाका ट्रैक को फॉर्मुलेट किया गया था किस चीज के लिए, इंश्योरिंग फ्री फ्लो ऑफ डेटा ग्लोबली। जापान क्या कहता है कि भाई जो भी डेटा है वो ग्लोबल कंट्रीज में, हर कंट्रीज में फ्री फ्लो होना चाहिए, है ना, कोई रोक टोक उस डेटा पे नहीं होनी चाहिए कि इंडिया से कोई डेटा जापान को जाना है तो जापान कहता है फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोक टोक हो। बट इंडिया इंडिया क्या प्रेफर करता है, डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन कि हमारा जो डेटा है वो हमारी कंट्री में सेफ रहेगा, इसलिए हमारी कंट्री तक ही रहे, कुछ भी शेयर करना है हम शेयर कर देंगे, बट स्टोर नहीं होगा डेटा किसी भी फॉरेन कंट्री में, और शेयरिंग के भी कुछ कंडीशंस होंगी। पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर वो क्या करेगी, डेटा लोकलाइजली स्टोर करेगी इंडिया के अंदर ही, है ना, रिस्क नहीं लेंगे हम कोई भी अपने सिटीजन्स के डेटा का। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। तो इसमें मैप के थ्रू देखते हैं कि एससीओ का कौन कौन मेंबर है। एससीओ का ये देखो, ग्लासगो, मैंने जैसा आपको कहा था ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में ग्लासगो है। अब ये एससीओ के मेंबर कौन कौन है, एससीओ के मेंबर देखो, एक तो रशिया है, एक तो रशिया है, एससीओ का मेंबर एक तो रशिया है ना, एक रशिया है, एक चाइना है, फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सब है। और इसके अलोंग पाकिस्तान है और इंडिया है, पाकिस्तान है और इंडिया है। ईरान जो है वो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है ना। तो क्या है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया, 2017 में ज्वाइन किया। तो ये हमारे एससीओ के मेंबर्स हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं। तो इसमें हमने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एससीओ, तो कौन पार्ट नहीं है, चाइना पार्ट है, पाकिस्तान पार्ट है, इंडिया पार्ट है, नेपाल इसका पार्ट नहीं है अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इट्स बाउंड्री विद कैस्पियन सी, ये बड़े अच्छे सवाल हैं, ये प्री में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं कि किस सी को कितने कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। तो इसको भी हम मैप से देख लेते हैं। मैप में आपको एटलस में पता होना चाहिए कौन से सी को कौन बॉर्डर कर रहा है, एससीओ में कौन मेंबर है ना। तो कैस्पियन सी में देखे कौन कौन बॉर्डर करता है, एक तो है हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बॉर्डर कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर कर रहा है, रशिया बॉर्डर कर रहा है ना, रशिया बॉर्डर कर रहा है, अजरबैजान और ईरान, अजरबैजान और ईरान, 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इट्स बाउंड्री, शेयर कौन कौन शेयर करता है, करेक्ट बताना है हमें ना। रशिया देखा हमने, रशिया शेयर करता है, ईरान शेयर करता है, कजाकिस्तान भी करता है, अजरबैजान भी करता है, इराक नहीं करता, इराक नहीं करता। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5, ए हमारा आंसर हो जाएगा कि ये 4 कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। इन विच कंट्री इज वेस्ट बैंक लोकेटेड, इन विच कंट्रीज वेस्ट बैंक लोकेटेड, ये भी मैं आपसे मैप में दिखा देता हूँ, ये कहाँ है, ये हमारा है इजराइल के अंदर। देखो इजराइल का अगर आप मैप देखोगे तो ये कहाँ ज्वाइन करते हैं, मेडिटेरेनियन सी से इसकी बॉर्डर लगती है, बॉर्डर लगती है। और इसका जो ये वाला एरिया है ये क्या है, वेस्ट बैंक, जिसकी बॉर्डर किसके साथ है, सीरिया के साथ। वेस्ट बैंक में कई कम्युनिटीज, कई पॉपुलेशन, कई एरियाज किसके अंडर में आते हैं, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के अंडर में आते हैं, जो कि इसराइल ने कब्जा रखे हैं। और इस तरफ क्या है इसकी, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक क्या है, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन यहाँ पे डोमिनेटिंग है। एक गोलान हाइट्स है जो कि सीरिया के साथ इस पे बॉर्डर करती है। तो ये वाला एरिया काफी डिस्टर्बिंग है वेस्ट एशिया का, इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी से कौन से बॉर्डर ज्वाइन करते हैं, ये फ्रीक्वेंट सवाल है, यूपीएससी पूछता रहता है। तो वेस्ट बैंक आपका कहाँ है, इजराइल के अंदर, वेस्ट बैंक आपका है इजराइल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। हाउथी रिबेल्स हैव कंट्रोल मेजर शेयर ऑफ टेरिटरी इन विच नेशन, हाउथी रिबेल्स के लिए
इसका मतलब बहुत ही न्यूज में रहा है ये कि हाउथी रिबेल्स हैं, कहाँ पे दंगाई मचा रहे हैं ना, कौन सी टेरिटरीज इनके कब्जे में है, तो ये किस कंट्री में है, यमन के अंदर। यमन के अंदर मेजर टेरिटरी जो है वो हाउथीज के कब्जे में है, और जो गवर्नमेंट है इनकी उसके पास इससे कम टेरिटरी है। मेजर टेरिटरी किसके पास है, हाउथीज के पास। अब्राहम अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड्स पिछले साल 2020 में साइन हुए थे इजराइल और यूएई के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस के लिए। मीडिएट किसने किए थे, यूएसए ने, यूएसए ने मीडिएट किए थे ताकि वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसमें पीस बहाल की जा सके। तो यूएई और इजराइल के बीच में क्या हो गया, फ्रेंडली रिलेशन। पहले मुस्लिम कंट्रीज कतराते थे इजराइल के साथ रिलेशन बनाने में, बट यूएई हैज इनिशिएटेड द स्टेप्स थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स। फिर आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स नासा ने डिवाइस किए हैं, और ये क्या करते हैं, इंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कि किसी भी कंट्री को अगर आउटर स्पेस का यूज करना है तो पीसफुल तरीके से करना होगा। आउटर स्पेस की क्या नहीं कर सकता वो, वेपनाइजेशन नहीं कर सकता, वहां पे हथियार नहीं रख सकता, जिसको भी जो भी यूज करना है मून का, मार्स का, वो क्या होगा, पीसफुल तरीके से होगा। तो आर्टेमिस अकॉर्ड किसने डिवाइस किए हैं, नासा ने, नासा ने, ठीक है। अभी तक हर किसी कंट्री ने साइन नहीं किए, बट अभी ये चल रहा है, नासा ने डिवाइस किए। फिर ये हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर के क्या फीचर होते हैं ना, ये भी आपको एनसीईआरटी से दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिवर्स ऑफ पेरिनियल, बिल्कुल पेरिनियल है क्योंकि इनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर सोर्स है, ग्लेशियर से सारी साल पानी बहता है इनका, तो ये क्या है, सारी साल फ्लो में रहती है, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर इनमें रहता है। जो भी बारिश से पानी जिन नदियों में आता है, जैसे कि डेक्कन रिवर्स मेजरली, तो बारिश जिस टाइम पे आएगी उस टाइम पे इनमें पानी आ जाएगा, वरना इनमें पानी नहीं आएगा, इनमें पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, दे फॉर्म रैपिड्स एंड वाटरफॉल। आपने देखा रिवर जब यूथ स्टेज में होती है तो वो बहुत तेजी से फ्लो करती है, वी शेप्ड वैलीज बनाती है, और जब भी उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है, ढलान आती है ना, तो वहां पे क्या वो बनाती है, रैपिड्स या वाटरफॉल्स, रैपिड्स या वाटरफॉल्स। तो ये भी आंसर आपका सही है। दे ड्रेन इनटू सी फॉर्मिंग एस्चुरीज, एस्चुरीज मेनली फंक्शन किसका है, मेनली फंक्शन है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, जो कि डेक्कन एरिया में मिलती हैं। हिमालयन रिवर जनरली क्या बनाती हैं, डेल्टा, हिमालयन रिवर क्या बनाती हैं आपका, डेल्टा। और जो भी डेक्कन की भी बड़ी नदियां, गोदावरी और ये कृष्णा हो गई है ना, कृष्णा कावेरी, तो ये भी क्या करती हैं, ईस्ट साइड पे फ्लो करती हैं, वहां पे क्या बनाती हैं, डेल्टा। सिर्फ जो डेक्कन रिवर है जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है वो बनाती हैं आपकी एस्चुरीज। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, करेक्ट हमें बताना है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। फिर कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ भी हमें करेक्ट बताना है। क्लाइमेट इज मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब थोड़ी देर तक रहता है। वेदर रेफर्स टू एवरेज पैरामीटर ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कह रहा है कि क्लाइमेट जो होता है वो मोमेंटरी स्टेट है, थोड़ी देर तक रहती है एटमोस्फेयर में, जैसे आज बारिश का मौसम है तो वो क्लाइमेट है। पर वेदर क्या है, वेदर है जो कि लॉन्ग रेंज पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करता है, जैसे कि समर सीजन। समर सीजन हमारा कब तक रहता है, 4-5 महीने रहता है, तो हम उसे वेदर कह देते हैं। बट स्टेटमेंट गलत है, ये इंटरचेंज है, इंटरचेंज है। ये हमारा मोमेंट्री स्टेट को हम कहते हैं वेदर, कि आज मौसम ऐसा है, वेदर को मौसम कहते हैं। और ये हमारा क्लाइमेट है, ये हमारा क्लाइमेट है कि समर सीजन अभी चल रहा है तो समर क्लाइमेट हमारे यहाँ पे परसिस्ट है। तो इसमें नन आंसर होगा आपका, नन आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल की फॉर्मेशन में देखो कई फैक्टर हेल्प करते हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, मॉइस्चर, रेनफॉल, ह्यूमन एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑल्टीट्यूड इफेक्ट कैसे करता है, ऑल्टीट्यूड ऑब्वियसली इफेक्ट करता है, क्योंकि स्टीप स्लोप अगर होगी, स्टीप स्लोप अगर होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा तो सोइल कम बनेगी, है ना। तो ऑल्टीट्यूड इसको अफेक्ट करता है। वेजिटेशन बिल्कुल अफेक्ट करती है, वेजिटेशन आपकी बिल्कुल अफेक्ट करती है, क्योंकि ये क्या करती है, इरोजन को
कम करती है, इरोजन को कम करेगी तो सॉइल फॉर्मेशन को टाइम मिलेगा। माइक्रोब्स भी अपना ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और वो क्या बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बनाता है तो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, इरोजन जैसे ज्यादा हो रहा है, इरोजन ज्यादा हो रहा है तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, सोइल की फॉर्मेशन पे इफेक्ट डाल रहा है। टाइम ऑब्वियसली सोइल बनने में हजारों साल लग जाते हैं ना, हजारों साल लग जाते हैं, तो टाइम बिल्कुल रोल प्ले करता है इसके फॉर्मेशन में। ये भी आपका फिजिकल की ज्योग्राफी से उठाया हुआ सवाल है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉक्स। रॉक्स को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, बिल्कुल सही बात है, रॉक एक या एक से ज्यादा मिनरल का एग्रीगेट होता है जहां से हमें उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर रॉक्स कैन बी फाउंड इन वेरियस कलर्स, बिल्कुल किसी भी वेरियस कलर में, ब्लू भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है ना, तो वो किसी भी कलर में पाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। डिस्पाइट वैरायटी इन कलर्स ऑल रॉक्स आर हार्ड इन नेचर, ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड इन नेचर, ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हर रॉक आपका नेचर में हार्ड नहीं होता। जैसे ग्रेफाइट हमें मिलता है, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है, तो ऐसे कई रॉक्स भी होते हैं, कई रॉक्स भी होते हैं जैसे गबरू वगैरह, गबरू वगैरह जो कि नेचर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं, जनरली हार्ड पाए जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर रॉक आपका क्या हो, हार्ड हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी ए करेक्ट हो जाएगी, ए करेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे करेक्ट बताना, डायस्ट्रोफिज्म इज एन एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जिनको एनर्जी अर्थ के अंदर से प्रोवाइड होती है ना, अर्थ के सरफेस के अंदर से प्रोवाइड होती है। जिन भी प्रोसेस को बाहर से प्रोवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सोजन, जिनको बाहर से प्रोवाइड होती है। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म होता है स्लो मूवमेंट ऑफ, स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस है ना, स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस मतलब थोड़ा बहुत चेंज कभी भी अर्थ सरफेस में आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंज है ना, कहीं जमीन खिसक गई है, कहीं उभर गई है, तो ये सारा किस वजह से होता है, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अंदर जो भी प्रोसेस काम में आ रहे हैं अर्थ के, जैसे प्लेट मूव्स करती रहते हैं रेगुलरली, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अर्थ के कन्वेक्शनल करंट से। वोल्केनिज्म इज एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वोल्केनिज्म एक्सोजेनिक नहीं है, क्योंकि ये भी कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, अर्थ क्रस्ट से, अंदर से ये फटता है वोल्केनो, आपको पता है अंदर से लावा बाहर आता है, तो ये क्या है, ये भी एंडोजेनिक है, ये भी एंडोजेनिक है, तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ आपकी ए है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपकी सिर्फ ए है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, ईदर ऑफ टू बेल्ट्स ओवर ओशन एट, ओवर द ओशन एट अबाउट 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, बिल्कुल सही बात है। जो हमने प्रेशर बेल्ट देखे हैं, प्रेशर बेल्ट देखे हैं ना, 30 डिग्री के आसपास तक तो हमारी ट्रेड विंड्स होते हैं, ट्रेड विंड्स बहुत ही तेजी से फ्लो करती हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड पे क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड पे क्या होता है, काम इन्वायरमेंट होता है, वो इतनी तेजी से फ्लो नहीं करती, इतनी तेजी से फ्लो नहीं करती, ठीक है, तो उनको हॉर्स लैटिट्यूड कह देते हैं। ये ट्रॉपिकल जो भी ट्रेड विंड्स की बाउंड्री है उससे थोड़ी ऊपर होती है, उससे थोड़ी ऊपर होती है, तो इनको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। अब हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर का मतलब क्या है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे हवा क्या होती है, राइज करती है और क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर डिनोट करता है इंस्टेबिलिटी, लो प्रेशर डिनोट करता है इंस्टेबिलिटी ऑफ वेदर, बट यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड में क्या होता है, काम, कामनेस होती है, और कामनेस कहाँ से आती है, हमारी हाई प्रेशर से, कामनेस आती है हमारी हाई प्रेशर से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, और करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, करेक्ट इज ए। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज, इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, इसमें करेक्ट हमें बताना है कि टेम्परेचर ऊपर जाते हुए डिक्रीज क्यों करता है ऑल्टीट्यूड के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज क्यों करता है, तो पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस,
ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अर्थ सरफेस क्या होता है, पहले सोलर इंसोलेशन आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर दिया, बाद में उसको क्या करती है, इट रेडिएट इट्स बैक टू एटमॉस्फेयर लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में। लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिससे आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, हीट अप। तो एटमॉस्फेयर हमेशा अर्थ की रेडिएशन से हीट अप होता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो ऊपर की लेयर्स में हमें टेम्परेचर क्या मिलता है, कम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर का कोई लेना देना नहीं है, मॉइस्चर आपका अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो कम हो, बट टेम्परेचर आपका ऑल्टीट्यूड के साथ क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। लेस डेंस है, बिल्कुल है। अपर लेयर में जाते जाओगे तो एटमॉस्फेयर आपका लेस डेंस होता जाएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी आपके अर्थ के सरफेस के पास में होती है ना। बट इसका लेना देना टेम्परेचर से नहीं है। टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि रेडिएशन क्या है, इंटेंसिटी उसकी जाते जाते कम होती चली जाती है। डेंस है लेस, बट इसका टेम्परेचर में रोल इतना ज्यादा नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ए। On planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glacier. Out of remaining fresh water, largest proportion किसकी? ये आपका ओशंस का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का 11th क्लास का, उसमें टेबल दे रखी है कि कौन से कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट है। तो इसके बाद लार्जेस्ट प्रोपोर्शन आपका आता है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि 97% तो आपका आइस और ग्लेशियर्स में ही हो जाता है। बाद में एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर। ठीक है। फिर अपना शायद लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्या है कि विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। विंड विच ब्लो विच, है ना, विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। आर नोन एज वेस्टर्लीज। ठीक है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से ओरिजिनेट करती हैं, हाई प्रेशर एरिया से ओरिजिनेट करती हैं, हाई प्रेशर एरिया से ओरिजिनेट करती हैं। बट क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ में जब आप जाते हो, इक्वेटर से 0 से 30 डिग्री नॉर्थ में जब आप जाते हो, वहां पे आपको क्या मिलती हैं, ट्रेड विंड्स। वहां पे आपको क्या मिलती हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है। बट ट्रेड विंड्स आपको पता है ईस्ट से बहती हैं, ईस्ट से बहती हैं। वेस्टर्लीज क्या होती है, जो वेस्ट से फ्लो करती है। तो ये हमारा 30 डिग्री पे नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ नहीं है। ये हमारा क्या होता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ। पर 30 डिग्री से जब आप 60 डिग्री साउथ आओगे तो वहां पे 30 टू 00 टू 30 जब आप जाओगे वहां पे क्या मिलेंगे आपको, ट्रेड विंड। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। Moist air masses that cause winter rains in northwestern region are part of westerlies। बिल्कुल सही बात है। जब हमारी प्रेशर बेल्ट डेविएट करती है, इंटर कन्वर्जेंस जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो क्या होता है, आपका विंटर सीजन में साउथ की तरफ चला जाता है। सन क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है उस टाइम पे। तो हमारा जो वेस्टर्लीज होती है वो नीचे शिफ्ट होकर कहाँ आ जाती है, नॉर्थ इंडियन वेस्टर्न रीजन पे। तो जो भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेडिटेरेनियन रीजन से उठता है तो वो वेस्टर्लीज कहाँ कैरी करती है, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और वो क्या करती है, बारिश, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, बी। बी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे ज्योग्राफी, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैप्स के सवाल हो गए, है ना, मैप्स के सवाल हो गए। तो इतना हमारा वो था। तो ये बाकी एक्सप्लेनेशन नमन सर ने आपको दे दी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसको प्लीज अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, आपका बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स होना बहुत मुश्किल है। और एलिमिनेशन रेट प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा है। तो आप कोशिश करिए कि यू डो नॉट लूज अ चांस। और अब 3 महीने रह गए पेपर के, तो आई विल से कि आप जरूर जरूर अभी शुरू कर दीजिए टेस्ट सीरीज को। जैसे इस हफ्ते से शायद पॉलिटी के टेस्ट से शुरुआत हो रही है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। चलिए, टेक केयर and all the best.